प्लेडिंग्स का मतलब प्लेंट होता है, और प्लेडिंग का मतलब रिटन स्टेटमेंट पे होता है। तो जैसे ही हम कहते हैं प्लेडिंग का मतलब प्लेंट होता है, तो हमें वी हैव टू सी ऑर्डर 7 ऑफ द सीपीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लेंट? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रेज होता है भाई कि प्लेंट कहते किसको है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लेंट? प्लेंट क्या होता है, प्लेंट किसको कहते हैं? तो अगर मैं कायदे से आपसे बात करूं सीधे शब्दों में, तो भैया प्लेंट का भी कोई डेफिनेशन एज सच सीपीसी में है ही नहीं। द टर्म प्लेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीपीसी। द टर्म प्लेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीपीसी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर हम ये प्लेंट को डिफाइन करना चाहें, अगर हम प्लेंट को हम एक नॉन टेक्निकल वे में, एक सिंपल मीनिंग से भी, जनरल इंग्लिश मीनिंग से भी समझना चाहें, तो क्या हो सकता है प्लेंट? तो प्लेंट तो इतना तो हम सबको पता है कि प्लेंट कौन लेके आएगा, तो भैया प्लेंटिफ लेके आएगा। सो नाउ व्हाट इज द प्लेंट? वी कैन से that the plaint is nothing but it is a statement of claim. It is nothing but it is a statement of claim. It is nothing but it is a statement of claim. तो भाई कुछ नहीं है, क्लेम का ये स्टेटमेंट है। क्लेम का मतलब होता है दावा, और उसका एक तरीके का बयान। तो भाई हम क्लेम कर रहे हैं, क्लेम क्लेम उसका उसका स्टेटमेंट है, क्लेम का स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लेंट? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अब यही क्लेम का स्टेटमेंट जो है कोर्ट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। दिस इज बेसिकली प्लेंट। तो ऑर्डर 7 में क्या दिया है? जब आपको ऑर्डर 7 में डेफिनेशन है ही नहीं, तो ऑर्डर 7 में क्या दिया? एनीबडी हैव द आंसर? जल्दी से, कमन फास्ट क्विक। ऑर्डर 7 में जब है ही नहीं कुछ, तो ऑर्डर 7 में दिया क्या है? व्हाट इज इन ऑर्डर 7? एनीबडी जल्दी से। प्लेन में क्या क्या रहता है सर, उसका प्लेन के बारे में पूछा है सर। मतलब वो लिखा है प्लेन में क्या क्या रहता है सर। पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए कंप्लेंट को? हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन उससे भी सिंपल और उतना टेक्निकल नहीं भी जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसका सीधा आंसर होता है ऑर्डर 7 डील्स विद दोज लॉज, दोज रूल्स विच आर रिलेटिंग टू द प्लेंट। हम उसकी बात करते हैं, उस रूल्स की बात करते हैं जो प्लेंट के रिलेटिंग है, उससे जुड़ा हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, यही हम लोगों का आज का लास्ट पार्ट होगा। लेकिन ये मैं बता दूं, इसमें कुछ है नहीं, इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिख रखा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कि जब हम प्लेंट लिखेंगे तो उसमें कम से कम इतनी बातों का ध्यान रखना है। द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इतनी बातों का ध्यान रखना। क्या? सबसे पहली बात, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज बाउट। हमें उस कोर्ट का नाम डालना है जिसमें वो सूट आया। नाउ सेकेंड, द नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। तो एज यूजुअल, एज जनरल जो हमारे साथ होता है वही यहां पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं, और कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। सो नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस।
उसी तरीके से डी कोई भी देख सकते हैं, वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट, देखिए दोनों को लिया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज ए मैटर, सॉरी इज ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। इसका भी आंसर दे दिया इसने। कहता है कि अगर जहां पर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या तो प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट, इधर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज ए माइनर, अगर माइनर नहीं है तो भैया पागल है और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कॉमा क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, व्हाट इज दैट, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड बेनिटो रूल्स। तो क्या मेंशन करना है हमें प्लेंट में, प्लेंट तो हमारा है, किसका, प्लेंटिफ का है, तो प्लेंटिफ क्या लिखेगा भाई, मेरे साथ क्या क्या हुआ वही मेंशन करना है। द फैक्ट्स constituting the cause of action, the facts constituting the cause of action, यानी वो तथ्य मेंशन कीजिए एज ए प्लेंटिफ प्लेंट में जिससे कॉज ऑफ एक्शन का साफ साफ पता चले। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखेगा तो कोर्ट क्या कर सकती है, सूट को, केस को क्या कर सकती है, डिसमिस करेगी या रखे रहेगी, डिसमिस करेगी या रखी रहेगी सूट को रिकॉर्ड रूम में, डिस्मिस कर देगा। बस। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले पार्ट में आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बस क्या है, एक एक पॉइंट इन्होंने डील कर दिया, ए बी सी डी ऐसे करके पूरा का पूरा एफ तक कर दिया है। नाउ अब थोड़ा सा आगे हट के आते हैं, ये देखिए जो ऑर्डर 7 रूल 1 और ये रूल 2 की बात करें, रूल 2 सिंपली सेज इन मनी सूट्स, भाई क्या है इन मनी सूट्स, व्हाट इज द मनी सूट, क्या लिखते हैं, वेयर द प्लेंटिव सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, वेयर द प्लेंटिव सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, द सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, तो जहां पर भैया रिकवरी ऑफ मनी की बात कर ले वहां पर आ रहा है, द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। तो प्लेंट में इस बात को मेंशन करना है कि प्रिसाइज अमाउंट जो क्लेम किया गया है वो कितना है। द प्लेंट शैल स्टेट, द प्लेंट शैल स्टेट, द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो किसी में है बट वाला, देखिए लेट्स सी देख लेते हैं क्या लिखता है, जहां पर प्लेंटिफ मुकदमा फाइल करता है मींस प्रॉफिट के लिए, वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मींस प्रॉफिट, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मींस प्रॉफिट क्या होता है, एनीबॉडी हैज द आंसर, किसी के पास ध्यान में है, आप में से किसी को मींस प्रॉफिट क्या होता है, जल्दी से थोड़ा, मतलब मीन्स प्रॉफिट सर होता है जो, सर जो प्रॉपर्टी वो मतलब एक्वायर किया है उसका वो खुद का ओनर नहीं है सर, जबरदस्ती कब्जा करके उससे अगर इंटरेस्ट कमा रहा है, कोई भी फायदा बेनिफिट ले रहा है। सर किसी का फ्लैट है उस पे, उसमें फिर इसका यदि किराए पे दे देता है तो जो किराया आता है वो नेशनल प्रॉफिट होता है। या किसी के उसमें प्लॉट में आम लगे हैं तो आम को बेच के जो प्रॉफिट कमाता है वो जिस पे उसका अधिकार नहीं है ठीक है, उसको प्राप्त करता है। जिस पर उसका अधिकार नहीं है, मतलब किसी के फ्लैट पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं जबरदस्ती कब्जा करता हूँ, उसको क्या बोल दूंगा, और उसे रेंट लगा देता हूँ कब्जा करके और उससे जी पैसे जी बनाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल प्रॉफिट। मींस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने के लिए है ही नहीं। मनी सूट में स्पेसिफिक मामला है कि जहां पर प्लेंटिफ मुकदमा फाइल करेगा मींस प्रॉफिट के लिए करेगा या वैसे अमाउंट के लिए करेगा विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम, जो बाकी है, ड्यू है, ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट। तो खैर इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। और फॉर मूवेबल्स इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट और फॉर डेट्स of which the value he cannot after the exercise of
reasonable diligence estimate, comma, the plaintiff shall state approximately amount or value sued for. सीधा सा मसला है। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी कि देखो भाई, अगर मनी सूट का मामला है, हम मनी की ही बात कर रहे हैं, एकदम स्पेसिफिकली मनी मनी खेल रहे हैं, तो वहां पर प्लेंटिफ को क्या मेंशन करना है, दैट इज द पॉइंट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नाउ एक और मामला लेते हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मामला आता है। ये रहा, देखिए हमारा स्टेटमेंट। तो खैर हमें स्टेटमेंट का कुछ करना नहीं है। देखिए, हम लोगों को दो टॉपिक बहुत याद रखना है। एक होता है रिटर्न और दूसरा होता है रिजेक्शन। कुछ याद रखिए चाहे ना रखिए, ये बहुत याद रखिए। एग्जाम में भी आएगा, पीटी मेंस दोनों में आएगा, इंटरव्यू में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस। खैर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्लेंट को रिजेक्ट कब किया जा सकता है, कोर्ट कब किस कंडीशन में रिजेक्ट कर देगी। देखिए यहां पर टोटल ए बी सी डी ई एफ, यानी टोटल देयर आर 6 पॉइंट्स, जहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट कहेगी भैया जाओ घर। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जहां पर किसी प्लेंट में आपको प्राइमा फेसाई अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज होता हुआ नहीं मिल रहा है, अगर आपको कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं मिले, सिंपली यू कैन रिजेक्ट। यहां तो शैल लगा हुआ है, तो कैन कहते हो बात ही छोड़ दीजिए, आपने रिजेक्ट ही रिजेक्ट करना है। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, जितने का आप दावा कर रहे हो ना रिलीफ, दैट इज अंडर वैल्यूड, and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time। अब कोर्ट ने क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे देना है कि भैया इतने समय के अंदर क्या कर दो, जाओ अमेंड कर दो। करेक्ट दी वैल्यूएशन, करेक्ट दी वैल्यूएशन, करेक्ट दी वैल्यूएशन। तो सिर्फ हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, मोटे तौर पे वैल्यूएशन। उसी तरीके से सी वाला मामला है, इसमें क्या बोलते हैं, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड। अगर प्रॉपरली वैल्यूड है, मतलब जितने की प्रॉपर्टी तो उतना ही लगाया कॉस्ट, बट द प्लेंट इज रिटर्न्ड। क्यों रिटर्न कर दिया भाई, पेपर इनसफिशियंटली स्टाम्प्ड। दिस इज द पॉइंट जो यहां पर मेंशन किया गया। नंबर डी, where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law। what is this, where the suit appears from the statement। तो स्टेटमेंट के बेस पर जो सूट है प्लेंट में, उसके बारे में कह रहे हैं कि भैया वो बार्ड तो नहीं है, बार्ड बाय एनी लॉ या एनी रूल, जो भी कहना है। नेक्स्ट, वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। लो, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। कोई भी बंदा अगर प्लेंट फाइल करता है तो उसको पता है कि डुप्लीकेट होता है, ट्रिप्लीकेट तो हो जाएगा नहीं, यानी उसकी 2 कॉपी जाएगी, प्लस एफिडेविट भी जाती है, बगलतनामा भी जाएगा, जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो लॉ के अकॉर्डिंग तो कम से कम क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट। और वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। तो जहां रूल 9 आएगा डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही समझिए कि जहां पर रूल 9 के प्रोविजंस का कंप्लाई नहीं होता है, दिस इज व्हाट इट सिंपली सेज। अच्छा, इसी के साथ एक और टॉपिक आता है एक लाइन का, वो है 12, रूल 12, ऑर्डर 7, रूल 12। तो हम लोग जो दिल्ली में लोग हैं वो क्या कहते हैं, 7/12, 7/12, 7/12। व्हाट इज 7/12, 7/12 यही है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। जब आप प्लेंट रिजेक्ट कर देते हो उसके बाद का प्रोसीजर। So when a plaint is rejected, the judge shall record an order to that effect। बहुत क्लियर कहता है कि जहां पर प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जज साहब ने, द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर, द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर। अब उसमें क्या कहना है,
कि जज साहब ने क्या करना है, ऑर्डर दे दिया उनको कि भैया आपने रिकॉर्ड करना ही करना है, दैट इफेक्ट विथ रीजन्स। नाउ व्हाट इज दैट 7, 11, 7, 12? यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, 7, 12 और 7, 11 में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस एनीबडी? 7, 11, 7, 12 में डिफरेंस क्या है एनीबडी, जल्दी से, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, उसके बाद मामला फिनिश हो जाएगा, बताइए डिफरेंस क्या है 7, 11, 7, 12, 7, 11, 7, 12? ये सिमिलरिटी जी बता सर दीजिए। हाँ जी सर। 11 में, सर 11 में दिया गया है ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देते हैं, और 7, 12 में जो दिया है प्रोसीजर, अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो 7, 12 में यानी कि 7, 12 में दिया गया है प्रोसीजर, जी। क्लियर है? 7, 12 में दिया जी। गया है प्रोसीजर 7, 12 में, जबकि 7, 12 छोड़ दीजिए, 7, 11 देखिए तो यहाँ पर प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा है, ये सीधे सीधे ग्राउंड्स दे रहा है कि देखो भैया ये हमारे पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बेस पर तुम्हारा प्लेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको जज बनना है उनको ये पार्ट याद रखना चाहिए। सर एक लाइन में हो गया सर, जो लिखा है सर, हाँ। जो 7, 12 में जो लिखा है हम्म। सर, उसको एक लाइन में समझ नहीं आ रहा है सर, प्रोसीजर। किसको सर, किसको एक लाइन में नहीं समझ में आया? सर 7, 12 में जो लिखा है सिर्फ तो एक लाइन में लिख दो। एक ही लाइन की जरूरत है सर, इसमें सिंपली कहा है कि भैया रिजेक्टिंग प्लेंट पर क्या करना है। तो यहाँ पर जज साहब ने क्या करना है, रिकॉर्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर रिकॉर्ड करना है कि हमने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, टू दैट इफेक्ट विथ द रीजंस, भाई किस ग्राउंड पर किया वो रीजन आपको लिख देना, और कुछ नहीं यहाँ पर लिखा है। ऑर्डर 7 रूल 12 बस इतना कहता है कि आपको जब भी रिजेक्ट करना है प्लेंट को तो आप कहिए कि हाँ ठीक है, एक आदेश हो रहा है कि भाई हाँ चलो हम प्लेंट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं विद द रीजन ऑफ सच ऑर्डर, कि भाई किस रीजन की वजह से, किस कारण की वजह से एक जज साहब जो है रिजेक्ट कर रहे हैं एक सो कॉल्ड प्लेंट के प्रोसीजर की। क्लियर? 7, 12 तक इसको यहीं पर हम लोग फिलहाल स्टॉप करते हैं।